गठित की गई है वो किस तरह से काम करेगी? इसमें जो एसआईटी गठित की गई है उसका सबसे पहली चीज तो ये है कि एक तो अपराधी के मोडस ऑपरेंडाई समझना कि किस तरीके से वो कहीं पे भी बैठ के अपने आप को, अपने गैंग को संचालन करने का प्रयास कर रहा है, तभी आप उसको कंटेन कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि जो हमारे पास जो नियम है, जो कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की, अगर उसमें कोई कमी है या खामी है तो उसको समझना और उसको दूर करना। तीसरा एसआईटी का काम है कि यदि हम ऐसा करते समय किसी कर्मचारी की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ हमारा क्या एक्शन बनता है। इसकी पिछली बार भी मैंने बात की थी कि न केवल हम नियमित विभागीय जांच से इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे बल्कि हम इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी फिक्स करेंगे। तो एसआईटी इस बात की जांच करेगी क्या किसी के प्रति हमको प्रोसीड करने की आवश्यकता है, और अगर इस तरह का कोई काम बहुत दिनों तक चलता रहा तो इस एंगल का बहुत बारीकी से छानबीन करने की आवश्यकता है। सर, जब से लायबिलिटी आई है 10 दिन का टाइम आपने दिया था, तो कुछ जेलें आइडेंटिफाई हुई हैं, कुछ रिकवरी हुई हो, कुछ मोबाइल्स का, जैसा आपने कहा था कि हम विजिट भी करूंगा और सब सख्त नजर रखेंगे। जी, अभी जो इसमें 10 दिन के अंदर जो चेकिंग हुई है इसमें किसी तरह का कोई मोबाइल या किसी तरह कोई आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद हुआ है, पर हमारी टीमें बन गई हैं और हमारे जो लोग हैं वो चेकिंग कर रहे हैं, पर चेकिंग में इस तरह का कोई सामान नहीं बरामद हुआ। बीच में आपने सुना होगा कि एक जीन का एक किस्सा हुआ था जिसमें ये बात निकल के आई कि साहब जीन जेल के अंदर से फोन किया गया है। उसमें हमने इसको क्लैरिफाई कर दिया गया था कि वो जीन जेल के अंदर से फोन नहीं था, वो जो भी अपराधी था उसका भाई बाहर था और अपराधी का नाम मोबाइल था जो बाहर से यूज हुआ था, और जो उसके पिता की बरसी के दौरान वो इनएब्रिएटेड कंडीशन में, मतलब कि शराब के पीने की स्थिति में था और उसने ये फोन किया था। तो उसमें हमने ये क्लियर किया था कि ये जीन जेल के अंदर से ये फोन नहीं किया गया, जो वकील को धमकी दी। जी। अब आने वाले समय के लिए जो संगठित अपराधी हैं, अब 10 दिन तो पूरे, उसके बाद के क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं? चैलेंजेस हमने बताया आपको। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है कि हमको लगातार इस स्थिति की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। किसी भी स्थिति में लैप्स नहीं हो सकता है। जैसे पुलिस का काम है कि वो बाहर अगर मॉनिटरिंग करती है लगातार, तभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी बनी रह सकती है और अपराध काबू किया जा सकता है। उसी तरह से हमारा प्रेजेंट डिपार्टमेंट भी है। हमारे जो सुपरिटेंडेंट है, हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, जो सब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, जो वार्डन है, तो हमारी स्थिति ये है कि हमको भी लगातार अपराध पे नजर रखनी पड़ेगी और लगातार इन अपराधियों पे नजर रखनी पड़ेगी कि ये इस तरह की कोई हरकत न कर पाए। सर, ये जैसे आपने बताया कि जो अपराधी बनते रहेंगे उनको उनका बैकग्राउंड जानने की कैसे, तो हरियाणा में कितने ऐसे आपने फाइंड आउट किए हैं, कितने ऐसे क्रिमिनल हैं जो इस तरह का इस नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं, जो अंदर से नेटवर्क चला रहे? कुछ देखिए, अंदर से जो नेटवर्क चलाने वाली स्थिति है वो मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि अब सबका नेटवर्क बाधित हो चुका है। नेटवर्क अब किसी भी गैंगस्टर का कोई नेटवर्क इस समय नहीं चल रहा है और स्थिति पूरी तरह से काबू कर ली गई है। हमने पहले भी आपको कहा था कि 10 दिन लगेंगे, हम इस चीज को कंटेन कर लेंगे। आज की डेट में किसी भी गैंगस्टर का कोई फोन अंदर से बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन जो आपने कहा कि ऐसे कितने पेशेवर अपराधी हैं, उन अपराधियों की संख्या अच्छी खासी है जो हमने कलेक्ट कराया है, और वो आप इनको दे दें कि कौन कौन से गैंग किस किस जेल में है, ये हमने अभी कलेक्शन कराया है। तो जो पेशेवर अपराधी होते हैं वो हमेशा प्रवृत्त रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका अपराध का नेटवर्क चलता रहे। उसको कैसे कंटेन किया जाए, इसी की बात हुई थी कि 10% इस तरह के अपराधियों को कैसे कंटेन किया जाए, तो उनको कंटेन किया गया। और इसीलिए मैंने बताया कि एक एसआईटी का ये जिक्र किया मैंने कि एक एसआईटी इसमें कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अब इसके बाद दूसरा बिंदु था हमारा कि पिछले 6 महीने में जो मोबाइल मिले हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रही थी। तो हमने ये बात उठाई थी कि अभी तक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चलती थी और हम इसके लिए क्लोज कोऑर्डिनेशन करेंगे और इसमें हम स्टेट क्राइम ब्रांच से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इसमें अलग से एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कराएंगे। इसमें हमने कहा था कि हम क्लोज कोऑर्डिनेशन रखेंगे डीजीपी हरियाणा से और क्लोज मीटिंग करेंगे, वो हमने कर ली है
और ये अब ऐसे 21 मामले हैं पिछले 6 महीने के, और ये सारे 21 मामले अलग अलग जिलों में इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जिसको अब हमने सेंट्रलाइज टीम को देने का फैसला किया है और इसको अब स्टेट क्राइम ब्रांच ही इन्वेस्टिगेट करेगा। टीम भी आपने की थी, ये क्या वजह थी और कितने कैसे हाल जी, हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि अगर हम जो है इस तरह का स्टेप उठाएंगे और जेल को शिफ्ट करके और उसके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था लगाएंगे, तो इसमें 27 गैंगस्टर्स का नाम हमारे पास आया था और ये एसटीएफ ने ही हमको रिकमेंड किया था। उसको एग्जामिन किया गया और उनकी जेलों को शिफ्ट किया गया, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि इस कम्युनिकेशन को, इस संचार तंत्र को जो अवैधानिक है, जो इलीगल संचार तंत्र है अपराधियों का, उसको नष्ट करने के उद्देश्य से इसको ट्रांसफर किया गया। एक जो नई जेल्स कुछ बनाने का आप लोगों का प्रयोजन हो रहा है, वो कहाँ है और किस तरीके से आप लोग करने वाले हैं? नई जेल में तो एक हाई सिक्योरिटी जेल रोहतक में बन रही है। अच्छा। जिसका जो है वो बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगी। दिसंबर तक की बात हो रही है, पर 2-4 महीने और समझा जाए तो 2026 तक वो कंप्लीट हो जाएगी। हाई सिक्योरिटी रिस्क जेल है और 2 और जेल है, एक फतेहाबाद है, एक पंचकुला है, जिसमें लैंड ले ली गई है। तो इस समय निर्माणाधीन संख्या ये है और हमने पिछली बार भी संख्या दी थी कि हमारे पास बंदियों की संख्या 27,000 है, कैपेसिटी हमारी 22,000 की है, ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं है, चीज़ों को फैसिलिटेट करके रखा गया है और इन 3 जेलों के निर्माण के बाद हमारे पास और अच्छी खासी कैपेसिटी हो जाएगी। रेवाड़ी तो तैयार हो गई थी सर, रेवाड़ी अभी कुछ हुआ उसमें? 3 मंथ का टाइम है, उसके अंदर डीएसएल डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें लगवा रहे हैं। 3 मंथ को फंक्शनल 3 महीने और उसको मैं रेवाड़ी में लगेगा ये बता रहे हैं और उसमें इक्विपमेंट्स वगैरह लगने की। पंचकुला की कोई डेडलाइन है सर, कब तक बन जाएगी? पंचकुला की डेडलाइन का स्थिति है कि पंचकुला की जमीन अभी हमको मिली है, तो अभी उसका पूरा निर्माण होना बाकी है। ऐसी स्थिति में आप लगभग 1.25 साल का टाइम मानो। तो हाई सिक्योरिटी जो जेल है सर, क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी? हाई सिक्योरिटी जेल में हमारे जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं, वो सबसे पहली बात है कि किस तरह से हम ऐसा उसमें व्यवस्था करेंगे जिसमें कि इनका संचार तंत्र बाहर काम न कर सके। और मिलने वालों को, मतलब हाई सिक्योरिटी रिस्क जेल का बेसिक मतलब ये है कि जो इस तरह के लोग हैं उनको सबको एक ही जेल में रखिए और उसके ऊपर अपनी सुरक्षा व्यवस्था लगाएं, जिससे कि उनका बाहर से बातचीत और कम्युनिकेशन न हो सके। सर काफी जो पिछले अतीत में आप देखेंगे तो जो कोर्ट में जाने का जो प्रक्रिया है जी, जो उनकी सुनवाई होती है, उसके दौरान कई हीनियस क्राइम भी हुए हैं जी हुए और वहीं से दौड़ भी जाते हैं कई बार। तो उसके जी। लिए क्या कुछ नया, कुछ कोई फार्मूला मैकेनिज्म या फिर वीसी के जरिए? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और अब हमारा ज़्यादातर 80% के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देने के बाद से जो पुलिस हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगी रहती थी, स्कॉट ड्यूटी में लगी रहती थी, वो भी फ्री हैं और इसमें रिस्क भी कम इन्वॉल्व है कि इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। कुछ जेल स्टाफ की कुछ कमी है? करने की है सर आपको? जी, 80% भी बचे होंगे उससे। 80% आप देखिए, मैंने इसलिए 80% कहा क्योंकि कुछ कानूनी बंदिशें होती हैं। जो चार्जेस की समरी होती है वो तभी दी जा सकती है चार्जेस होने के लिए जब अभियुक्त सामने हो व्यक्तिगत रूप से। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि 80%, अगर हम चाहें तो उसको 100% भी कर सकते हैं, पर फिर भी वो वैधानिक कमी की वजह से, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरी करने की वजह से आपको उन चीज़ों में पेश करना आवश्यक होता है। सर महिला कैदियों के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या व्यवस्था है, कितनी महिलाएं हैं, क्या उनकी काउंसलिंग हो रही है, कितने काउंसलर्स आपने नियुक्त किए? महिला कैदियों के लिए काउंसलर नियुक्त किए गए हैं और महिला कैदियों की क्या संख्या है इसको या कोई ऐसा किसी मुलाजिम के अभी ड्रोन का इस्तेमाल की तो कोई बात सामने नहीं आई है। किसी कर्मचारी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर पीछे जो भी इनके केसेस पाए गए हैं, वो मैंने आपको बताया, जो मोबाइल पाए गए हैं और जो ये पाए गए हैं मादक पदार्थ पाया गया है, तो मोबाइल जो पाया गया है उसका हमने पूरा जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपा है। तो एक जगह भी जो SIT इकट्ठा होगी, एक जगह SIT काम करेगी, तो निश्चित है अगर कोई इस तरह की संलिप्तता होगी तो सामने आएगी सबकी। कितने मादक पदार्थ आए हैं सर, बता सकते हैं सर? जी, मादक पदार्थ बरामद करने जी।
ये दूसरा दिखाइए। ये इसमें नंबर ऑफ FIR रजिस्टर्ड 20 है और ये 20 के 20 जो है वो प्रिजन ऑफिशियल्स द्वारा ही रिकवर किया गया है, किसी बाहर की एजेंसी से नहीं रिकवर किया तो गया। ये दिस ईयर है सर, अब तक है ये? जी इसी साल का है ये, और नंबर ऑफ इनमेट अरेस्टेड 26 है। आप ये ले लीजिए, इसको ले लो। इसमें दोनों है, इसमें दोनों है, जो मोबाइल पाए गए वो भी है और जो मादक पदार्थ पाए गए वो भी है, पर इसमें से ज्यादातर केसेस प्रिजन ऑफिशियल्स के द्वारा ही डिटेक्ट किए हुए और रिकवर किए हुए। मतलब आपके इंटरनल जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने रिकवर किया। हमारे सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने चेक करके इसको रिकवर किया। संवादहीनता की स्थिति रहेगी अंदर से और उसमें इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। सर नशा करने की बात अक्सर सामने आती है, जो भी जेल से बाहर आते हैं तो वो कभी अपने परिजनों को कभी यार दोस्तों को कहते हैं कि जेल में नशा भी मिल जाता है, इस चीज को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए जेल में पीछे जब जब रेड हुई है तो कुछ मादक पदार्थ जरूर पकड़ा गया है, पर मादक पदार्थ के सर कैसे पहुंचता कैसे जेल के अंदर, इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी जेल के अंदर नशा कैसे पहुंचता है? हाई सिक्योरिटी देखिए इसमें कुछ तो जहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग है, BSF की पेट्रोलिंग है, कुछ जेलों में हमारी BSF की पेट्रोलिंग है। जहाँ BSF की पेट्रोलिंग है वहाँ पे इसके इंसिडेंट्स कम पाए जाते हैं, पर इस पे कई बार थ्रो करने की भी समस्या आती है और जेलों के अराउंड जो पेट्रोलिंग है उसको लगातार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो इसमें कमी आएगी।